हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्व गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा और शक्ति में अंतर। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है। ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु की जो कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर जो होती है, उसी को हम उस वस्तु की शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। किसी भी वस्तु की जो कार्य करने की दर होती है उसको हम उस वस्तु की शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। चूँकि शक्ति या सामर्थ्य को हम लिखते हैं पावर, तो शक्ति या सामर्थ्य को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पी का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी मशीन है या कोई भी व्यक्ति है, वो टी समय में कितना कार्य करता है, टी समय में W कार्य करता है। यानी वो मशीन या वस्तु या कोई व्यक्ति T समय में W जूल कार्य करता है, तो दर क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी W डिवाइडेड बाई T, और इसी को हम कहते हैं शक्ति या सामर्थ्य। दर से मतलब होता है एकांक समय में, एकांक को हम इकाई भी कह सकते हैं। इकाई समय में किया गया जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? कार्य करने की दर। क्या कहलाता है? कार्य करने की दर। ठीक है ना? तो कार्य करने की दर से मतलब होता है इकाई समय में किया गया कार्य। तो कोई मशीन है या कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, वो टी समय में कितना कार्य करता है? W कार्य करता है। तो इकाई समय में क्या हो जाएगा? W डिवाइडेड बाई T। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि T सेकंड में जो किया गया कार्य है वो कितना है? W जूल। T सेकंड में किया गया जो कार्य है वो है W जूल। तो इकाई समय हमने आपको लास्ट कई क्लासेस में बोला हुआ है। इकाई से मतलब होता है एक। अब एक आपको क्या लेना है? एक आपको उस पद्धति में ले लेना है। जैसे अगर हम बात करें, किसी भी पद्धति की बात कर लेते हैं, चाहे MKS की बात कर लेते हैं, चाहे CGS की बात कर लेते हैं, चाहे FPS फुट पाउंड सेकंड। MKS को क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। आप कोई भी सिस्टम ले लीजिए, सब में आप देखेंगे कि जो समय का मापन है, जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है, वो सेकंड में किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? इकाई समय से मतलब हुआ एक सेकंड में, है ना? तो T सेकंड में कितना काम किया है? W जूल के बराबर इतना कार्य किया हुआ है। तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा? एक सेकंड में हो जाएगा W डिवाइडेड बाई T जूल। तो एक सेकंड में जो किया गया कार्य होगा उस मशीन के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा, वो हो जाएगा W डिवाइडेड बाई T जूल। और इसी एक सेकंड में किए गए कार्य को हम कहते हैं कार्य करने की दर। तो दर कितनी हो जाएगी? W डिवाइडेड बाई T। तो इसी को हम कहते हैं शक्ति या सामर्थ्य। अभी बात करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि P का अगर हमें मात्रक निकालना हो तो क्या होगा? W क्या है? कार्य है, और कार्य का मात्रक हम सब लोग जानते हैं कि जो W का मात्रक होता है वो होता है जूल, और डिवाइडेड बाई T मतलब है यहाँ पे टाइम, और जो टाइम का मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। तो जो मात्रक निकल के आएगा वो हो जाएगा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और इसी को हम कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? वाट। तो
शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक जो होता है वो वाट होता है, इसी को हम जूल पर सेकंड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछी जाए कि वाट की डेफिनेशन क्या होगी, वाट की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ अलग से बता देता हूँ। एक वाट को हम क्या लिखते हैं, एक वाट को हम लिखते हैं 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकंड। इन बातों को समझिएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया ना तो ये मान लीजिए बहुत काम आसान हो जाएगा। एक वाट, देखिए जूल पर सेकंड को ही हम वाट कहते हैं, तो एक वाट को हम लिख सकते हैं 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी वस्तु 1 सेकंड में कितना कार्य करती है, 1 जूल के बराबर कार्य करती है, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु की जो शक्ति है, उस वस्तु की जो सामर्थ्य है वो कितनी है, 1 वाट के बराबर है। 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, 1 वाट कब शक्ति या सामर्थ्य होगी, पावर 1 वाट कब होगा, जब 1 सेकंड में कितना कार्य करेगी मशीन, 1 जूल के बराबर। देखिए कार्य क्या है, एक्चुअली हमने आपको बताया था कि कार्य है व्यय होने वाली ऊर्जा, खर्च होने वाली ऊर्जा। तो हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा अपनी खर्च कर रही है तो उसकी पावर कितनी है, 1 वाट के बराबर है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो मशीन आपसे 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा की डिमांड कर रही है। जैसे अभी हम बात करते हैं कि हमारे घरों में LED बल्ब लगे होते हैं, कितने वाट के होते हैं, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट। तो ज़रा आप उसको समझ लीजिए, मान लीजिए कि LED बल्ब है और वो कितने वाट का है, वो मान लेते हैं 7 वाट का है। 7 वाट माने क्या हुआ, 7 वाट मतलब हुआ 7 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। 7 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड मतलब सीधा से ये है कि अगर आपने उस बल्ब को जलाया है, वो बल्ब ऑन है, तो वो 1 सेकंड में 7 जूल एनर्जी को खर्च कर रहा होगा। कितनी, 7 जूल। इसीलिए उसकी पावर कितनी है, 7 वाट। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो पावर के मात्रक हैं, जो यूनिट हैं, वो थोड़े लार्जर यूनिट जो होते हैं, यानी कि बड़े जो मात्रक होते हैं, उनमें हम लोग किलोवाट, मेगावाट या हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, फिर भी मैं थोड़ा एक छोटा सा रिवीजन कर रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है। देखिए किलोवाट का मतलब हमने आपको बताया भी था कि किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोवाट मतलब हो गया 1000 यानी 10 टू द पावर 3। 1000 को हम 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 वाट, यानी कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू होगा किसके, 1000 वाट के, ठीक है। चलिए इसके बाद हमने आपको बताया था एक और बड़ा यूनिट होता है मेगावाट। ये जो है ना पावर का बहुत बड़ा यूनिट है। हम लोग देखते भी हैं कि जितने भी न्यूज़ आते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, जब भी कोई खबर छपती है कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का प्लांट लगाया गया है, वहाँ पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा, सरकार ने लगाया हुआ है, तो फिर उसके साथ साथ उस प्लांट की एक क्षमता भी हमें दी जाती है कि इस प्लांट से 200 मेगावाट या 500 मेगावाट बिजली पैदा करी जाएगी, बिजली बनाई जाएगी। कितनी, 500 मेगावाट, यानी वो पावर है जो वहाँ से रिलीज होगा, कितना, 500 मेगावाट के बराबर, ठीक है ना। टोटल वहाँ जो पावर है वो 500 मेगावाट है। तो 1 मेगावाट होता है 10 टू द पावर 6 वाट, 10 टू द पावर 6 वाट, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 10 लाख वाट, ठीक है ना। ये मेगावाट होता है। एक हमने और बताया था आपको हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर माना होता है अश्व शक्ति, तो उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं HP। तो 1 HP 1 हॉर्स पावर, हॉर्स मीन्स अश्व घोड़ा होता है, पावर में शक्ति हो गया, तो 1 HP इक्वल्स टू होता है 746 वाट। ये 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। अगर इससे हम 1 किलोवाट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे
तो वो 1 किलोवाट जो है ना वो हॉर्स पावर में कितना आ जाएगा, वो लगभग आ जाएगा 1.34 हॉर्स पावर। यानी जो 1 किलोवाट में पावर होता है वो कितना होता है, 1.34 हॉर्स पावर के बराबर होता है। एक बात हमने आपको और बताई थी कि जो सामान्य मनुष्य होता है, सामान्य मनुष्य की जो पावर होती है वो 0.05 हॉर्स पावर से लेकर के 0.1 हॉर्स पावर तक होती है। यानी कि 0.05 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/20, 1/20। 0.05 को हम 1/20 कह सकते हैं, तो 1/20 हॉर्स पावर। अगर हम बात कर लें घोड़े की कि एक घोड़े में 1 हॉर्स पावर होती है, तो 1/20 यानी 1/20, यानी जितना घोड़े में पावर होता है उसका 1/20 कर देंगे तो वो एक जो है एक मनुष्य का जो पावर है वो निकल के आता है। और ये मैक्सिमम कितना हो जा सकता है, 1/10, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है ना। चलिए, हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हॉर्स पावर से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि घोड़े की ताकत होती है, वो एक पावर का यूनिट है। ठीक ना। घोड़े जैसे होते हैं, जैसे इंसान होता है, सारे इंसानों में बराबर तो पावर नहीं होती है, कोई कमज़ोर होता है, कोई ज़्यादा ताकतवर होता है, तो वो पावर अपनी अपनी इंडिविजुअल होती है, कम और ज़्यादा होती है। वैसे ही हॉर्स भी होते हैं, क्या सब एक जैसे होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं, कुछ ज़्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पे हॉर्स पावर से नाम जरूर अस्त हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब नहीं कि एक घोड़े की ताकत है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे, आज का क्लास जो है एक्चुअली अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, ऊर्जा और शक्ति में अंतर। पहला हमारा जो बिंदु है, फर्स्ट पॉइंट है ऊर्जा और शक्ति में अंतर। इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक तरफ लिख लेते हैं ऊर्जा और एक तरफ लिख लेते हैं हम शक्ति, और फिर इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं कि आखिरकार दोनों में कोई सिमिलैरिटी भी है या दोनों बिल्कुल डिफरेंट राशियां हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। इनको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है। देखिए, ऊर्जा के बारे में हमने आपको बताया था, ये क्या है, ये है कार्य करने की क्षमता। यानी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, मशीन कितना कार्य कर सकती है, उसकी क्षमता कितनी है कार्य करने की, वो होती है ऊर्जा। राइट। अब बात करते हैं कि शक्ति क्या होती है। तो शक्ति के बारे में हमने आपको बताया कि कार्य करने की दर। हमने इसको बहुत अच्छे से आज ही एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये भी हम कहते हैं प्रति सेकंड किया गया कार्य। 1 सेकंड में जो किया गया कार्य है, हर सेकंड में किए गए कार्य को हम कहेंगे उसकी पावर, और टोटल जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम कहेंगे ऊर्जा। अब इनमें हम बहुत स्पष्ट रूप से अंतर समझेंगे और उम्मीद करेंगे कि उसके बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे और तुरंत बता देंगे कि किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, कहीं पे खुदाई करते हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, फावड़ा से खुदाई कर रहे हैं। ठीक है। होता क्या है कि ये जो पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं। जो पहला व्यक्ति है वो क्या करता है, वो कम से कम 20 गड्ढे खोद लेता है। जब वो 20 गड्ढों की खुदाई कर लेता है, उसके बाद वो पूरी तरह से थक जाता है और कार्य करना बंद कर देता है, यानी मेहनत करना बंद कर देता है। यानी कि जो पहला व्यक्ति है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो है 20 गड्ढों की खुदाई। वो 20 गड्ढे खोद सकता है, उसके बाद वो कार्य नहीं करेगा क्योंकि वो पूरी तरह से थक जाएगा, या हम कहेंगे कि उसमें अब ऊर्जा नहीं बचेगी, उसमें अब कार्य करने की क्षमता नहीं बचेगी। राइट। जो दूसरा व्यक्ति है वो
15 गड्ढे खोदता है और उसके बाद ये भी थक जाता है, यानी इसमें भी अब कार्य करने की क्षमता नहीं बची है, अर्थात ऊर्जा नहीं बची है। दूसरा व्यक्ति 15 गड्ढे खोदने के बाद थक गया, पहला व्यक्ति 20 गड्ढे खोद लेता है तब थकता है। अब आप लोग ही समझ लीजिए, स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ रहा है कि किस व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, पहले व्यक्ति में। इसने 20 गड्ढे खोदे हैं तब ये थका है, और दूसरा व्यक्ति 15 गड्ढे खोदने के बाद ही थक गया, यानी इसकी कार्य करने की क्षमता कम है और इसकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो पहले वाले व्यक्ति की ऊर्जा है वो अधिक है, ऊर्जा अधिक है, और जो दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा है वो कैसी है, कम है। तो ये तो ऊर्जा समझ में आ गई हमें, क्लियर। अब इसी में हम एक चीज़ और जोड़ देते हैं कि ये जो 20 गड्ढे पहले व्यक्ति ने खोदे हैं, इसमें इसने टोटल समय लिया है 5 घंटे का। 5 घंटे इसने लगा लिए, तब इसने 20 गड्ढे खोद पाए 5 घंटे में। इधर अगर हम बात करते हैं कि जो 15 गड्ढे इसने खोदे हैं, ये इसने 3 घंटे में खोद दिए। देखिए, जब भी बात शक्ति या सामर्थ्य की होगी तो वहाँ पर जो समय है उसका इन्वॉल्वमेंट अपने आप हो जाएगा। वहाँ पर समय की बात आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शक्ति या सामर्थ्य का मतलब ही होता है इकाई समय में किया गया कार्य। तो समय की बात तो आपको करनी ही पड़ेगी। चूँकि हम यहाँ पे इन दोनों की पावर का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमें टाइम लेना पड़ेगा। तो जो पहले व्यक्ति ने 20 गड्ढे खोदे थे वो 5 घंटे में खोदे थे, और दूसरे व्यक्ति ने जो 15 गड्ढे खोदे थे वो 3 घंटे में ही खोद दिए थे। अगर हम इस हिसाब से बात करें तो 5 घंटे में पहले व्यक्ति ने जो गड्ढे खोदे हैं वो 20 गड्ढे खोदे हैं, तो 1 घंटे में कितने खोदे हैं, 1 घंटे में कितने गड्ढे खोदे हैं? तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 4 गड्ढे। कितने आ जाएंगे? 4 गड्ढे। 5 घंटे में 20 गड्ढे, तो 1 घंटे में ऑटोमेटिकली क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4, यानी कि 4 गड्ढे। तो जो पहला व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा अधिक है वो 1 घंटे में 4 गड्ढों को खोद रहा है। ठीक है, अभी बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की। इसने 3 घंटों में 15 गड्ढे खोद दिए। तो अगर हम इसका निकालें कि 1 घंटे में इसने कितने खोदे हैं तो क्या होगा, तो आप देखिए 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितने आ जाएंगे? 5 गड्ढे आ जाएंगे। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, 20 गड्ढे खोद लिए, इसने 15 ही खोद पाए। तो इसकी ऊर्जा देखिए, इसकी ऊर्जा कम है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इकाई समय में किए गए कार्य की, तो जो पहला व्यक्ति है वो 1 घंटे में 4 गड्ढे खोदता है, जबकि दूसरा 1 घंटे में 5 गड्ढे खोद देता है। तो कार्य करने की दर किसकी ज़्यादा हो गई? दूसरे व्यक्ति की। या हम ये भी कह सकते हैं कि कार्य मतलब खर्च करी हुई ऊर्जा, व्यय की हुई ऊर्जा। तो हम शक्ति या सामर्थ्य को अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा को व्यय करने की दर, ऊर्जा को व्यय यानी कि खर्च करने की दर शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। तो अभी आप देखिएगा, इसने 1 घंटे में 5 गड्ढे खोद दिए और इसने 1 घंटे में 4 गड्ढे खोदे। तो किस व्यक्ति ने 1 घंटे में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करी है? दूसरे व्यक्ति ने, यानी पावर जो शक्ति है वो इसकी ज़्यादा है। तो शक्ति जो होगी वो दूसरे व्यक्ति की ज़्यादा होगी और पहले व्यक्ति की कम होगी। यानी यहाँ पर मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए बताया है जिससे कि अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक गलतफहमी आ जाए कि जिसकी ऊर्जा ज़्यादा है उसकी शक्ति भी ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, शक्ति और ऊर्जा दोनों एकदम से अलग राशियाँ हैं, इनका आपस में कोई ऐसा नहीं है कि ऊर्जा ज़्यादा तो शक्ति भी ज़्यादा। यहाँ पे हमने आपको जो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा तो अधिक है पहले व्यक्ति की, लेकिन शक्ति कम है। दूसरे की ऊर्जा कम है लेकिन शक्ति अधिक है। ऐसे आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, बिल्कुल सेम एज के बच्चे हैं, और वो क्या करते हैं,
ऐसे रस्सी लटकी हुई है और उन रस्सियों पर वो चढ़ते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि जो रस्सियाँ लटकी हैं, ये रस्सियाँ लटकी हैं, ये मान लीजिए कितनी 5 मीटर लंबाई की रस्सियाँ लटकी हुई हैं, ठीक है। यानी जो पहला बच्चा है उसको भी 5 मीटर चढ़ना है और दूसरे बच्चे को भी 5 मीटर चढ़ना है। तो जो कार्य करना है वो दोनों को बराबर करना है। यहाँ पे पहला लड़का भी 5 मीटर तक चढ़ेगा, दूसरा भी 5 मीटर तक चढ़ेगा, यानी कार्य करने की जो क्षमता होगी वो दोनों की बराबर बराबर होगी। इस स्थिति में यानी ऊर्जाएं दोनों की बराबर होंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि पावर। तो देखिए मान लेते हैं कि जो पहला लड़का है वो इस पूरी रस्सी को मान लीजिए 2 घंटे में चढ़ जाता है, 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए वो 2 मिनट में चढ़ जाता है, ठीक है। पहला लड़का 2 मिनट में चढ़ जाता है और जो दूसरा है वो 3 मिनट में चढ़ जाता है। अभी आप देखिए पहला जो लड़का है वो जल्दी चढ़ गया, यानी उसने क्या किया, जो ऊर्जा खर्च करी वो जल्दी खर्च करी, तो पहले की शक्ति या सामर्थ्य ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे की कम हो जाएगी। सीधी बात है, क्या हमने आपको बताया P = W / T। अगर दोनों के द्वारा किया गया कार्य इक्वल है, सेम है, तो सीधे सीधे जो पावर होगा, जो शक्ति होगी वो T के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। रिवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर टाइम ज़्यादा लेगा तो उसकी पावर कम होगी। यहाँ पे देखिए दोनों को 5 मीटर चढ़ना है तो दोनों के लिए W तो सेम होगा। अब जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, तो जो दूसरा बच्चा होगा उसकी शक्ति सामर्थ्य कम होगी और पहले की शक्ति सामर्थ्य ज़्यादा होगी। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है औसत शक्ति, एवरेज पावर। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। जो शक्ति होती है वो 2 प्रकार की हो सकती है। किसी भी मशीन में या किसी भी व्यक्ति में जो पावर होती है वो 2 तरह हो सकती है। क्या हो सकती है, या तो एक समान रहे, बिल्कुल यूनिफॉर्म पावर हो, एक समान रहे, या कैसी हो, परिवर्ती हो, यानी बदली हो। एक समान ऊर्जा को व्यय करने की दर जो हो वो एक समान ना हो। परिवर्ती मतलब वेरिएबल, यानी बदल रही हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, पहले घंटे में वो क्या करता है, मान लीजिए वो 30 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है, बहुत लंबी दौड़ने वाला है। पहले घंटे में वो 30 किलोमीटर दौड़ता है। अगले 1 घंटे में यही व्यक्ति अब क्या करता है, ये केवल अब 25 किलोमीटर ही दौड़ता है। व्यक्ति वही है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आदमी वही है जो पहले घंटे में 30 किलोमीटर दौड़ा, वही अगले 1 घंटे में 25 दौड़ा। फिर मान लेते हैं यही अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही दौड़ पाता है। भैया थकता जा रहा है ना। तो भी आप देखिएगा, अगर हम पहले घंटे की बात करेंगे तो जो इसकी पावर रही होगी वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 1 घंटे में 30 किलोमीटर दौड़ा है। सेकेंड आवर में इसकी पावर कम होगी, थर्ड में और कम होगी। तो अभी हम क्या कहेंगे कि शक्ति या सामर्थ्य कैसी उसकी परिवर्ती है। और ये क्या करता है, यदि हर घंटे में 30 दौड़ता, हर घंटे में 30, तो क्या कहेंगे कि सामर्थ्य कैसी है, एक समान है। हालांकि ये जब भी याद रखेंगे, जब भी हम फिजिक्स में एक समान की बात करेंगे तो उस कंडीशन में समयांतराल मेरे बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो मशीनें होती हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक एक समान शक्ति से काम कर सकती हैं, लेकिन मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर शक्ति परिवर्ती है, एक समान को तो हमने पढ़ लिया, क्या कि एक समान रहेगी तो सीधे सीधे पावर इक्वल्स टू हो जाएगा किया गया कार्य और बटे में हमारा टाइम डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा। लेकिन यदि परिवर्ती है तब हम पावर कैसे निकालेंगे, तो उस समय जो हमारी पावर निकलेगी वो कैसी होगी, दैट विल बी एवरेज पावर। कैसी होगी, एवरेज ऑफ पावर, यानी कि औसत शक्ति होगी, औसत शक्ति होगी। अब हम औसत शक्ति कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला यहीं से मिल जाएगा। जब हमें एवरेज की निकालने की बात आती है तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यानी टोटल वर्क डन बाई दैट मशीन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यानी उस मशीन द्वारा लिया गया कुल किया गया कार्य और लिया गया कुल समय। टोटल जो कार्य किया है उस मशीन ने, उस व्यक्ति ने, उसमें अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत शक्ति प्राप्त हो जाएगी।
अब बात आती है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, कि ऊर्जा का जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या है। तो देखिए, आप लोगों ने एक मात्रक जरूर सुना होगा, किलोवाट घंटा। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या कहते हैं, यूनिट। जो हमारे मीटर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो पर यूनिट के हिसाब से आता है कि इतने रुपए यूनिट आपका बिजली बिल लगेगा आपसे, ठीक है ना। तो एक यूनिट जो एनर्जी होती है, एक यूनिट एक्चुअली वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा को ही हम 1 यूनिट कहते हैं, और ये किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। व्यावसायिक जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोवाट घंटा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं KWH, किलोवाट आवर्स, यानी कि किलोवाट घंटा। इसी को हम कहते हैं 1 यूनिट। जो हमारी बिजली खर्च होती है, जो वैद्युत ऊर्जा खर्च होती है, वो उसका 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। अब ये 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ आपको साफ समझ में आ रहा है। पहले तो आप ये समझिए कि किलोवाट किसका मात्रक है। किलोवाट मात्रक है P का, यानी पावर का, और आवर किसका मात्रक है, टाइम का। यानी यहाँ पे जो किलोवाट घंटा निकलेगा वो पावर इनटू टाइम, यानी कि पावर में टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए ज़रा, पावर में अगर टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, W जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाई T। अगर शक्ति सामर्थ्य में समय का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हमें कार्य मिल जाएगा, यानी ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये जो किलोवाट घंटा होता है वो किसका मात्रक होता है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। अब ऊर्जा का एक मात्रक हमने और पढ़ा है, जूल। तो किलोवाट घंटा और जूल में कोई ना कोई एक आपसी संबंध भी होगा, तो इनको हम बदल के देखते हैं कि कितना होगा। तो देखिए ज़रा, 1 किलोवाट घंटा, इसको अगर हम जूल में चेंज करना चाहें तो किलोवाट का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं 1000 वाट। ये होता है 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट हो गया 1000 वाट, इनटू मल्टीप्लिकेशन कितने करना है, मल्टीप्लाई करो कितने से, 1 आवर से, 1 आवर। तो 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर, 1000 वाट का गुना 1 घंटे से करेंगे, हमें 1 किलोवाट घंटा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। वॉट क्या होता है हमने आपको बताया है, जूल पर सेकंड को हम वॉट कहते हैं। तो जो 1000 वॉट है उसको हमने लिख दिया 10 टू द पावर 3 जूल पर सेकंड, मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। आवर को हम चेंज करेंगे सेकंड में, घंटे को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। अभी आप देखेंगे अपर साइड में यूनिट जो टाइम का वो सेकंड है और नीचे भी सेकंड है, तो सेकंड ये आपके यूनिट क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ कितना बचेगा, यूनिट बचेगा केवल जूल, और ये बचेगा 3600, 3600 को हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू में 10 टू द पावर 3, और अब जो यूनिट बचेगा वो क्या होगा, जूल होगा। जब हम ये दोनों देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, यहाँ पे बेस सेम है, आधार सेम है, तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया किलोवाट घंटा में और जूल में, कि 1 किलोवाट घंटा जो एनर्जी होती है एक्चुअली वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होती है। तो ये जो किलोवाट घंटा होता है ये आपका व्यावसायिक मात्रक होता है, इसे हम यूनिट भी कहते हैं। अब 1 यूनिट बिजली खर्च कब होती है, 1 यूनिट बिजली खर्च कब होती है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, यहीं पे अर्थ पूरा छुपा हुआ है। कितना किलोवाट है, 1 किलोवाट है, घंटा भी कितना 1 है,
यानी कि अगर आप कोई भी एक एपरेटस लेते हैं, कोई भी आप डिवाइस लेते हैं जो बिजली से चल रही है और उसकी पावर कितनी हो 1 किलोवाट, 1000 वाट उसकी पावर हो, और उसे आप लगातार 1 घंटे तक चला देंगे तो आपकी जो एनर्जी खर्च हो जाएगी, मतलब आपकी बिजली जो खर्च हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1 किलोवाट घंटा, अर्थात 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट का यदि कोई भी आप इलेक्ट्रिक डिवाइस लेते हैं या कोई भी आप मशीन है जो बिजली से चल रहा है, उसको आप 1 घंटे चला लेते हैं तो आपका 1 किलोवाट घंटा एनर्जी यानी कि 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है। अब हम इसका लास्ट पॉइंट जो आज का रहेगा, सामर्थ्य व वेग में संबंध, इस पर बात कर लेते हैं। सामर्थ्य यानी पावर P, वेग यानी वेलोसिटी V, इन दोनों में हमें एक संबंध स्थापित करना है। गौर से देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, यानी कोई एक वस्तु है जिस पर हमने F बल लगाया। F बल लगाया, जैसे ही बल लगेगा वो वस्तु की गति में परिवर्तन कर देगा। वस्तु रुकी हुई है तो उसको गतिमान करेगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इस बल के कारण क्या होता है, ये जो वस्तु है वो s दूरी पर विस्थापित हो जाती है। इस बल F के कारण ये जो वस्तु है, ये जो पिंड है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पहुंच गया, s दूरी पर पहुंच गया। यानी बल लगाने के कारण ये जो वस्तु थी वो विस्थापित हो गई। कितनी दूरी विस्थापित हो गई, s। तो ये जो s है वो बल के कारण है बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, जब बल लगा हो और उस बल के कारण बल की दिशा में विस्थापन हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे इस बल द्वारा कार्य किया गया है। और कितना कार्य किया गया है, तो जो बल द्वारा किया गया कार्य होगा W, वो हो जाएगा बल मल्टीप्लाइड बाई बल की दिशा में विस्थापन। तो अगर हम मान लें कि जो टोटल कार्य करना पड़ा इस पिंड को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में, वो कितना करना पड़ा, W के बराबर। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा F यानी फोर्स जो हमने बल लगाया है, मल्टीप्लाइड बाई S यानी वो विस्थापन जो इस वस्तु ने तय किया है। ये हो गया कार्य। अब इस प्रक्रिया में कुछ समय भी लगा होगा, यानी ये जो पिंड है या वस्तु है ये A से B तक गई है तो इसमें कुछ टाइम लगा होगा। तो मान लेते हैं ये टाइम कितना लगा, T टाइम लगा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि T टाइम में यानी इतने समय में इस बल ने जो कार्य किया वो कितना किया है, W के बराबर। T समय लगा है टोटल A से B तक जाने में, विस्थापन हो गया S, किस बल के द्वारा, F के द्वारा। तो किया गया कार्य हो गया W इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाई S। ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, ये यहाँ से यहाँ पिंड पहुँचा है, इसमें कुछ टाइम लगा है, मान लेते हैं ये टाइम लगा है T। तो ये जो कार्य किया गया है बल के द्वारा वो कितने टाइम में किया गया, T टाइम में। तो पावर कितना होगा इसका, पावर क्या होता है, कार्य करने की दर यानी W डिवाइडेड बाई T। पावर होता है कार्य करने की दर W डिवाइडेड बाई T। तो पावर अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा W डिवाइडेड बाई T। पावर किसका, जिसके द्वारा ये बल लगाया गया है। अगर वो मनुष्य ने लगाया तो मनुष्य का पावर, मशीन ने लगाया था मशीन का पावर, तो उसका पावर क्या हो जाएगा W डिवाइडेड बाई T। अब W क्या है, F मल्टीप्लाइड बाई S डिवाइडेड बाई T। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाई S बाई T। अब यहाँ पर आप देखिए S क्या है, S है इस पिंड का या वस्तु का विस्थापन। कितने टाइम में है ये, T टाइम में। तो T समय में जो विस्थापन है वो कितना है, T समय में जो विस्थापन है वो है S। तो इकाई समय में विस्थापन कितना हो जाएगा, इकाई समय में विस्थापन कितना हो जाएगा, S डिवाइडेड बाई T। और इकाई समय में होने वाले विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्वारा या किसी भी पिंड के द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को
उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो t समय में ये जो विस्थापन है वो s है, तो जो s डिवाइडेड बाई t होगा वो जाएगा वस्तु का वेग। तो यहाँ से हमें s बाई टी कितना मिल जाएगा, v के बराबर मिल जाएगा। तो हम कहेंगे p इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई बाई v। p क्या है, ये सामर्थ्य है, v क्या है, वेग है। तो सामर्थ्य में और वेग में ये संबंध होता है। सामर्थ्य P इक्वल्स टू होता है फोर्स F मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट V, राइट। तो इस तरीके से सामर्थ्य बराबर बल गुणा वेग, ये हो गया आपका सामर्थ्य और वेग में संबंध। आज की क्लास का अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, उसका लिंक हमने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उस लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जो भी मेरे पास नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे या जो भी हमें PDF देनी होगी, मैं वहीं पर उनको पोस्ट करूँगा। तो यदि आपको लगता है कि वो नोट्स हमारे काम आ सकते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन भी रख सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, दैट विल बी वेरी गुड। अगर आप वहाँ भी क्वेश्चन करते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल आंसर इट। निश्चित रूप से आपको जवाब मिलेगा। और कोई ज़्यादा वैसी चीज़ होगी, मुझे लगेगा कि रिटन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना, देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, आई प्रॉमिस यू। इसलिए जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट कीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है हमारा, जिसका नाम क्या था, जो कार्य और ऊर्जा के संबंध में था, ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया है। तो अभी जो नया चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है क्लास 9th में फिजिक्स में, उसका नाम है ध्वनि ऊर्जा यानी ध्वनि। तो बिफोर स्टार्टिंग द लास्ट चैप्टर यानी जो ध्वनि है उसको शुरू करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं उनसे कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल लाए जाएं और मैं 2 या 3 सेशन उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर ले लूँ। तो मैं कल की क्लास में आपके पहला चैप्टर शायद गति था, बल और गति के नियम, तो उससे मैं कुछ न्यूमेरिकल ले आऊँगा और सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद फिर अगले चैप्टर के यानी 3 से 4 जो भी सेशन रिक्वायर्ड होंगे उतने में मैं आपके पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद मैं आपका लास्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा ध्वनि, राइट। तो आज इतना ही।